मॉडर्न टाइम्स का सबसे लंबा युद्ध रशिया यूक्रेन वॉर को 1 साल हो चुका है। आज बात इसी के बारे में। मार्क ट्वेन का एक कोट है कि इट्स नॉट द साइज ऑफ द डॉग इन द फाइट, इट्स द साइज ऑफ द फाइट इन द डॉग। फिलहाल यूक्रेन पर ये एकदम फिट बैठता है क्योंकि एज कंपेयर टू रशिया, यूक्रेन एक बहुत छोटा देश है। रशिया एक सुपर पावर है, जबकि यूक्रेन का तो शायद हम में से काफी लोगों ने इस वॉर के पहले नाम भी नहीं सुना होगा। और अगर सुना भी होगा तो उसके जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उनको तो बिल्कुल भी हम नहीं जानते होंगे। लेकिन पिछले 1 साल में जेलेंस्की बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। दुनिया भर की बहुत सारी प्रोमिनेंट पार्लियामेंट्स को उन्होंने एड्रेस किया। वर्ल्ड लेवल की स्टेजेस को उन्होंने एड्रेस वो पिछले 1 साल में कर चुके हैं। उनका जो कैपिटल है कीव, वहां पे वर्ल्ड लीडर्स उनका साथ देने पहुंचे हैं, जैसे फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्स, और रिसेंटली यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन भी कीव में मौजूद थे। यूक्रेन को फंड्स और वेपन्स भी इन देशों ने सप्लाई किए हैं। दूसरी तरफ है रशिया, और पुतिन और रशिया, इन दोनों को इंट्रोडक्शन की तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वर्ल्ड मैप पर अब वो थोड़े अलग थलग जरूर नजर आते हैं। इकोनॉमिक सैंक्शंस तो अपनी जगह है ही, और फिर जो भी देश अगर उनका साथ दे भी रहे हैं, तो उन देशों के लीडर्स यूक्रेन की तरह रशिया नहीं आए पुतिन से मिलने। और ये तो ऊपर ऊपर की एकदम ऑब्वियस बातें हैं जो आपको हमको पता है, लेकिन कुछ बातें अंदर की भी होती हैं। जरा आप गूगल कीजिए रशिया के कितने ओलिगार्क्स या जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं अराउंड द वर्ल्ड, वो होटल की खिड़की से नीचे गिर गए और मारे गए। तो इससे पता चलता है कि अंदर का भी गेम कुछ और होता है। और इस सब के अलावा वर्ल्ड लेवल पर भी इसका इम्पैक्ट होता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है। और इसी सब के बारे में अभिषेक बात करेंगे। अभिषेक, ओवर टू यू। अ, जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, 24 फरवरी को उसको 1 साल हो गया है। 24 फरवरी 2022 में ये युद्ध चालू हुआ था। रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था। जब ये अटैक हुआ था तो किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी लंबी ये लड़ाई चलेगी। आप बात करें कि जैसे ही जब 24 फरवरी को अटैक हुआ तो काफी रशिया ने एग्रेसिवली अटैक किया था यूक्रेन पे। स्टार्टिंग के 3-4 दिन ऐसा लगा था कि यूक्रेन पूरी तरह सरेंडर कर देगा और रशिया जल्दी ही ये युद्ध जीत जाएगा और युद्ध खत्म हो जाएगा। हुआ भी यही। कीव के काफी करीब रशियन आर्मी पहुंच गई थी। जैसे शोएब ने इंट्रोडक्शन में जो प्रेसिडेंट यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का जिक्र किया, उनका कोई पता नहीं था। कोई कह रहा था कि वो कंट्री छोड़ के भाग गए, कोई बोला था कि रशिया ने उनको पकड़ लिया है। पर 27 फरवरी को वो सामने आए। उन्होंने अपने राष्ट्र को संबोधित किया। वो कहा कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे। इनिशियली 2-3 महीने की बात करें तो 2-3 महीने में दोनों साइड से कोशिश हुई कि बातचीत की तरह कुछ एक बीच का रास्ता निकल जाए। दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव कई बार बेलारूस में मिले, कई कई राउंड की बातचीत हुई, पर उसका कोई नतीजा नहीं निकला और ये लड़ाई काफी लंबी खिंच गई। 1 साल हो गए हैं तो क्या कारण है कि 1 साल खींचे? यूक्रेन पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, रशिया पे क्या प्रभाव पड़ा? जैसे कि मैंने कहा कि इनिशियली रशिया ने काफी एरिया यूक्रेन का कैप्चर कर लिया था। बट यूक्रेन ने फाइट बैक दिखाया। ना ही अपना डिफेंस किया, बट एक काउंटर स्ट्राइक भी की। और अ, जो क्षेत्र, कई एरिया जो रशिया ने अपने कब्जे में ले लिए थे, उनको छुड़ाया। इसके 2-3 रीजन है कि क्यों 1 साल होने के बाद भी, 1 साल इतनी, या रशिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी इसके पास सुपर पावर है, और यूक्रेन उसके कंपेरिजन में एक छोटी कंट्री है, एक फाइट में टिका हुआ है। नेटो हो, अमेरिका हो, उसकी मदद कर रहा है। हमने देखा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में, इराक में भी इसी तरह की फाइट रही, वहां पे अपनी आर्मी भी भेजी थी। अफगानिस्तान में भी अपनी आर्मी भेजी। उसके बाद वहां पे एक सरकार बनाई। फिर वो बाहर उनकी आर्मी इतनी एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थी, बट वो भी हथियार देते थे, पैसा प्रोवाइड करते थे अफगानिस्तान को। उसी तरह से यूक्रेन में भी ये हो रहा है कि यूरोपियन वेस्टर्न जो कंट्री है और अमेरिका है, उसको हथियार दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। पर इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो यूक्रेन में एक जो राष्ट्रवाद की भावना है वहाँ के लोगों में, वहाँ की आर्मी में, कि हमें लड़ना है, हमें हमारी कंट्री को रशिया से बचाना है, वो कहीं ना कहीं वर्क करती हुई दिख रही है। ताकि इसी का एक रीजन है कि लड़ाई इतनी लंबी खिंच गई है और रशिया का भी काफी नुकसान हुआ है।
कई फिगर्स आते कि इतने रशियन आर्मी मारे गए। रशिया को मजबूरी में, या कहे कि लोगों को पकड़ पकड़ के आर्मी में डाला डाला जा रहा है, उनको यूक्रेन वॉर पे भेजा जा रहा है। वहाँ की रशियन जेलों से लोगों को निकाले जा रहा है कि आप जाओ लड़ाई लड़ो, अगर आप 3 महीने जिंदा रह गए तो आपको हम वापस बुला के छोड़ देंगे, आपकी सजा माफ हो जाएगी। तो इस तरह से करना पड़ रहा है। तो ये काफी लंबी लड़ाई खींचती जा रही है। अभी देखें तो इसका आज की तारीख में ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई इमीडिएट कोई सॉल्यूशन निकलेगा। हो सकता है कि आगे जाके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकले इसका बातचीत के जरिए। कई एक तरह से ये भी देखने को मिला है कि जो जिस तरह से वेस्टर्न और यूएसए जो सपोर्ट कर रहा था, उसमें भी थकान देखने को मिली थी। अमेरिका में अंदर से कई डिमांड उठने उठने लगी थी। वहाँ के जो सीनेट में जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है, सीनेटर्स है, वो प्राइवेट बिल भी लेके आए थे कि अब हमें यूक्रेन को करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि काफी पैसा अमेरिका का लग चुका है इस लड़ाई में। पर जैसे कि जो बाइडेन अभी कुछ दिन पहले गए, वो एक सिंबोलिज्म था कि उसकी विजय का सबसे बड़ा सिंबोलिज्म ये था कि अभी भी अमेरिका वेस्टर्न कंट्री यूक्रेन के साथ है। वो उसको पूरी मदद करेगी लड़ाई में, भले ही राइट इन्वॉल्व नहीं हो, पर पैसा हो, हथियार हो, वो पूरी वो मदद करेंगे यूक्रेन को, यूक्रेन के साथ है। तो ये लड़ाई कब खत्म होगी कोई ये भी कह नहीं सकता है। किस तरह से खत्म होगी, इसका रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या होगा, ये भी नहीं कह सकते। ये जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी, इस पे सभी की नजर रहेगी। रशिया की बात करें तो रशिया पे भी काफी प्रेशर है, इंटरनल काफी के ऊपर, पुतिन पे काफी प्रेशर है कि अब उनकी कैसे इज्जत का सवाल हो गया कि वो क्या करे। इतने एक साल लड़ाई खिंच गई है, अब वो आप पीछे नहीं हट सकते हैं। तो वो भी एक ऐसा, रशिया भी एक ऐसा सॉल्यूशन देख रहा है कि जहाँ पे जो पुतिन है उसकी, इनकी इमेज को कोई नुकसान नहीं हो, और एक बीच का रास्ता निकले जिससे ये लड़ाई खत्म हो जाए। अभिषेक, इसी बीच हमने देखने को। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि कहाँ तो लड़ाई एक साल पहले जब चालू हुई थी, वो इस रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी लड़ाई थी कि हम बहुत सारी जमीन कब्जा कर लेंगे और यूक्रेन को नेटो का पार्ट नहीं होने देंगे। और अब जो आपने एक सेंटेंस कहा, काफी एक 360 डिग्री टर्न है कि कैसे ये लड़ाई खत्म हो जिसमें पुतिन की भी इज्जत बच जाए। तो एक मतलब लड़ाई, जो ये युद्ध है वो किस डायरेक्शन में आ चुका है, ये सिर्फ एक सेंटेंस से ही समझ में आता है। जहां से लड़ाई हाँ, स्टार्ट हुई क्योंकि थी और अब कहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। क्योंकि जब लड़ाई चालू हुई थी तो उसमें यही था कि पुतिन ने या रशिया ने भी नहीं सोचा था कि इतनी लंबी लड़ाई खिंच जाएगी। उनके बेसिकली 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट ये था कि यूक्रेन, जो जो उसका हिस्सा क्रीमिया है, उसको मान ले कि वो रशिया का ही पार्ट है पूरी तरह से, वो रशिया को दे दे। दूसरा पॉइंट था कि यूक्रेन अपनी मिलिट्री की साइज कम करे। और तीसरा ये था कि यूक्रेन अपनी तटस्थता निर्धारित करे कि वो नाटो नेटो या यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं है, वो एक अलग रशिया की तरफ उसका जुड़ाव है। तो ये 3 पॉइंट को लेकर लड़ाई चालू हुई थी, और रशिया ने भी नहीं सोचा था कि इतनी लंबी खींच जाएगी। उनको लगा था कि हम जाएंगे, अटैक करेंगे, यूक्रेन छोटी सी कंट्री है, कुछ दिनों में लड़ाई खत्म, हम कीव में पहुंच जाएंगे, वहाँ की जो एग्जिस्टिंग सरकार है उसको हटा के एक अपनी सरकार बना के हम वापस आ जाएंगे। तो पर ये हुआ नहीं है। अब रशिया के लिए ये एक तरीके से फेस सेविंग सिचुएशन बन गई कि किस तरह से वो अपने एक बीच का रास्ता निकले, जिससे रशिया पुतिन की एक इमेज बच जाए और ये लड़ाई खत्म हो जाए। अब बात करते हैं रशिया और चाइना के ऊपर के जो इस लड़ाई के दौरान रशिया और चाइना पास में आए, काफी क्लोजनेस बढ़ी है। चाइना भी रशिया को कुछ हद तक मदद कर रहा है। पर कितनी मदद करेगा इसको लेकर एक्सपर्ट्स के मन में एक कुछ ना कुछ डाउट है। क्योंकि अगर चाइना डायरेक्ट मदद करता है, ज्यादा मदद करता है, अपने हथियार देता है, तो हो सकता है जिससे रशिया पे सैंक्शन लगे उसे चाइना पे भी सैंक्शन लग जाए। वो चाइना नहीं चाहेगा, क्योंकि इससे अगर सैंक्शन लगते हैं तो उसकी इकोनॉमिक पे असर पड़ेगा। तो चाइना भी एक लिमिट तक रशिया की मदद करता है, उससे ज्यादा मदद नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं कि इसका नेटो पे क्या असर पड़ा है। जो नेटो की स्ट्रेटेजी, नेटो नेटो पे क्या प्रॉपर, जो नेटो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, इसका क्या असर पड़ा है। अ, जो नेटो जब बना था बेसिकली, वो था कि हमें रशिया का काउंटर करना है। जो कोल्ड वॉर चल रही थी उसमें रशिया के से अपने आप को बचाने के लिए एक इन्होंने फ्रंट बनाया था। बट इस युद्ध के बाद ये हुआ है कि जैसे हमने बताया कि रशिया और चाइना क्लोज आए इस लड़ाई की वजह से। तो अब नेटो का फोकस यूरोप से हटके यूरोप पे ही फोकस है, पर साथ साथ में वो चाइना पे ही फोकस करे। नेटो की एक्टिविटी कुछ महीनों में हमने देखा है कि इंडियन ओशन में या पैसिफिक ओशन में भी काफी बड़ी है।
उनकी काफी नेटो कंट्रीज की ड्रिल हुई है, तो एक चाइना को भी काउंटर करने के लिए एक नेटो की गोलबंदी हो रही है। और वो चाहते हैं कि यूरोप के बाहर भी नेटो का एक्सपेंशन हो, एशियन कंट्रीज में, या जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, इस तरह से भी एक काउंटर किया जाए, ताकि चाइना को भी, जिस तरह से चाइना सुपर पावर हो रहा है, आगे जाके हो सकता है कि चाइना से भी खतरा हो जाए, तो उसको एक काउंटर करने के लिए भी नेटो की स्ट्रेटेजी बन रही है। अब इसका पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा है, हमने जब पहले भी बात की है इस टॉपिक पे, तो पूरी की हमने ये बात की थी, पूरी पूरी सप्लाई चेन एक तरह से डिस्टर्ब हो गई है। हम जानते हैं कि ये जो रशिया यूक्रेन का जो पूरा एरिया है, यहाँ से काफी मात्रा में वीट हुआ, सनफ्लावर ऑयल हुआ, और क्रूड ऑयल हुआ, ये बाकी कंट्रीज में सप्लाई किया जाता है। स्पेशली यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन से काफी मात्रा में वीट अफ्रीकन कंट्रीज, या हमारे नेबर बात करें तो पाकिस्तान, पाकिस्तान भी अपनी जो जरूरत का जो गेहूं है, उसमें से काफी एक एक बड़ी क्वांटिटी में वो यूक्रेन से इंपोर्ट करते थे। तो इसका, और यूक्रेन से जो गेहूं आता था वो काफी सस्ता होता था, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था। तो अफ्रीकन कंट्रीज में पाकिस्तान में भी हमने देखा है, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में आटे के दाम इतने बढ़ गए, ये बढ़ गए, क्योंकि इसलिए हुआ है क्योंकि वहां से उनको सप्लाई, जो सस्ता गेहूं मिलता था वो नहीं मिल पा रहा है। अब वो अल्टरनेट सॉल्यूशन की तरफ देख रहे हैं। तो ये काफी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई थी, इन्फ्लेशन बढ़ा है। और इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हुआ है ये लड़ाई का, वो ये हुआ है कि, और इसमें मैं ये भी कहूंगा कि कोविड हुआ, उसके बाद एक एक ये रशिया यूक्रेन वॉर हो गई। तो जो कैपिटलिज्म थिंकिंग थी पहले, ये कैपिटलिज्म थिंकिंग होती है कि आपको सस्ता माल चाहिए और सस्ता लेबर चाहिए। जहाँ से आपको सस्ता माल मिल रहा है, अब वहां से अपना सामान लेंगे, और जहाँ से आपको सस्ता लेबर मिल रहा है वहां पे आप जाके प्रोडक्शन करेंगे। अब इससे एक फोकस हटके रिलायबल सोर्स ऑफ, एक एक रिलायबल सोर्स पे एक फोकस गया है, कि सभी लोग, देशों का, सभी बड़ी बड़ी कंपनियों का ये फोकस है कि हमें सस्ते की बजाय ऐसे सोर्स देखना चाहिए कि जो रिलायबल हो, जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, जहाँ से हम कंटिन्यूस सप्लाई मिल सके। ऐसा नहीं हो कि हम ऐसे सोर्स से ले रहे हैं कि भले वो सस्ता है, कहीं भी रॉ मटेरियल हम वहां से सोर्स कर रहे हैं, बट अगर पॉलिटिकल बहुत सी अनस्टेबिलिटी है। बहुत सी इंडस्ट्रीज में सिंगल सोर्स के अगेंस्ट भी आवाजें उठी हैं कि हमें एक सिंगल सोर्स ऑफ सप्लाई नहीं होना चाहिए, जो कि यूजुअली चाइना की का एक एग्जांपल लिया जाता है, जहाँ पे चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात है, और बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, लेकिन उन्होंने इतना लंबा लॉकडाउन लगाया, तो बहुत सी इंडस्ट्रीज में ये भी है कि अब हम एक सिंगल सोर्स की बजाय मल्टीपल सोर्सेस रखें। हम 80% किसी एक कंट्री से सोर्स करने की जगह 20-20% चार अलग अलग कंट्री से सोर्स करें। अभिषेक, आप कंटिन्यू करें। हाँ, वही एक मल्टीपल सोर्स रखे, रिलायबल सोर्स रखे, जहाँ पे थोड़ा स्टेबल सिचुएशन हो, जहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल हो। अ, तो ये पूरा माहौल देखा जा रहा है, इन्हें पूरे एक ही इसका इफेक्ट अभी नहीं, पूरे लॉन्ग टर्म में भी पड़ेगा, कि हर कंपनी, हर एक कंट्री सोचेगी कि हमें कहाँ से एक एक जो हमारी जरूरत का सामान जो हम इंपोर्ट करते हैं वो कहाँ से इंपोर्ट करें। अ, दूसरा ये इम्पैक्ट पड़ा है कि कई कंट्रीज नॉन अलाइनमेंट की तरफ गई है, कि हर कंट्री सोचती है कि हमें किसी गुट के साथ हमें शामिल नहीं होना। जैसे भारत की जो थिंकिंग है, भारत की शुरू से ही यही थिंकिंग रही थी कि एक जो गुट निरपेक्षता का जो सिद्धांत पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे, कि उसको हम फॉलो करते हैं, कि हम किसी गुट के साथ नहीं रहेंगे। तो वही अदर दूसरी कंट्रीज भी अब ये सोच रही है कि हमें किसी भी गुट के साथ नहीं रहना है, कि हमें नेटो के साथ नहीं आना है, हमें रशिया के साथ नहीं आना है। हमें हमारा बेनिफिट देखना है कि हमारे कहाँ बेनिफिट है, और उस कंट्री से हम बायोलेटरल एक टाई अप करेंगे। दो कंट्री के बीच में टाई अप हो वो ज्यादा अच्छा है, कि भले ही हम एक गुट के साथ जाए, क्योंकि उसका नुकसान होता है भाई, गुट के साथ चला गए तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान होता है। अब भारत की हम बात करें तो भारत को इसी चीज का फायदा हो रहा है, भारत किसी गुट के साथ नहीं है। भारत रशिया के साथ पास्ट में काफी क्लोज था, काफी क्लोज अलाइज था। बट जो भारत का स्टैंड पूरे एक साल में जो ये रहा है, एक तो कि हमारा स्टैंड काफी चेंज नहीं हुआ। जो इनिशियली फर्स्ट डे हमारा स्टैंड था वो भी आज हमारा स्टैंड है, कि हम इस लड़ाई का अपोज करते हैं, लड़ाई नहीं होना चाहिए। बट अगर हमें रशिया से ट्रेड करने में फायदा हो रहा है, हमें रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल मिल रहा है, वो हम लेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए, हमारे ऐसे कंट्री, हमारे लिए अच्छा है, हमारे लोगों के लिए अच्छा है कि हमें सस्ता ऑयल मिल रहा है। तो इंडिया का यही स्टैंड है। काफी सख्त वेस्टर्न कंट्रीज में क्रिटिसिज्म हुआ था कि आप रशिया से क्यों ट्रेड कर रहे हैं, रशिया पर हमने सैंक्शन लगा दिया, उसके बाद भी आप वहां से सस्ता तेल ले रहे हैं। तो भारत का ये कहना था कि हमें फायदा है, हमें सस्ता तेल मिल रहा है, तो हम लेंगे, क्योंकि इससे हमारे हमारे लोगों का फायदा है।
तो वही अप्रोच अब कई कंट्री भी देख रही है कि हमें भी ऐसा अप्रोच करना चाहिए कि हम बायलैटरल एक किसी गुट में शामिल होके बायलैटरल रिलेशनशिप बनाने में जहाँ पे हमें फायदा है, जिन कंट्री से हम डील करने में फायदा है, उनसे डायरेक्ट वन टू वन एक बातचीत हो, और वहाँ पे एक एक ट्रेड एग्रीमेंट या किसी तरह का एग्रीमेंट हो, ताकि हमारे लोगों का एक हमारी इकोनॉमी का फायदा हो। तो ये तो बात थी कि अभी तक इस वॉर की वजह से ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। एक बात आगे क्या होगा ये भी सोचने की हो सकती है। आप फर्ज कीजिए कि एक महीने बाद ये वॉर खत्म हो जाता है, तो क्या रशिया पर से सैंक्शन हट जाएंगे? क्या रशिया के सप्लाईज के बिना दूसरी कंट्रीज जो उन पर डिपेंडेंट थी वो अपना काम कैसे चले ये सीख चुके हैं? तो क्या अब वो आगे चल के फिर से रशिया से इकोनॉमिक रिलेशंस बनाएंगे, या उसकी अब उन्हें जरूरत नहीं है? और इकोनॉमिकली रशिया और यूक्रेन दोनों इस वॉर की वजह से कितना पीछे जा चुके हैं? क्या अब उनका जीडीपी उस रेट से ग्रो कर पाएगा? क्या उनकी इंडस्ट्रीज उस रेट से ग्रो कर पाएंगी? तो ये सब एक आउटकम ऑफ द वॉर है जो आगे चल के होपफुली अगले साल हम इस टाइम पर हमें ये वीडियो फिर से ना बनाना पड़े कि वॉर को 2 साल हो चुके हैं। लेकिन जब ये वॉर कंप्लीट होता है, खत्म होता है, उसके बाद का रशिया और यूक्रेन भी एक देखने लायक मंजर होगा। तो इस बार के कॉन कॉल में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए take care।